अच्छा जी, अब लिविंगस्टन ने जो है वो आगे ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स की जो है वो बात की हुई है। इसमें ये कहा गया है कि ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स वो बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें जो है वो अपने होस्ट के सेल को इन्वेड करना होता है। मतलब अगर ये बैक्टीरिया ये इन्वेड करके अपने होस्ट के सेल के अंदर ये चला गया और यहाँ पे वो सर्वाइव करते हैं, अगर वो सेल के बाहर हों जैसे ये, तो उनकी डेथ हो जाती है। तो अब सवाल ये है कि क्यों जो है वो इनके लिए लाजमी है कि ये किसी सेल के अंदर जो है वो जो इन्वेड करके वहाँ पे ये जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि एटीपी जो वो ज़ाहिर है मस्ट होता है एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए और बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए, और इनका जो एटीपी सिंथेसाइज करने की जो मैकेनिज्म है, जो मशीनरी है, वो ये लैक करते हैं। ठीक है, ये मशीनरी या एंजाइम्स बेसिक जो हम कहते हैं वो लैक करते हैं, इसीलिए ये अपने होस्ट सेल की जो है वो एटीपी की पाथवे जो है वो यूज़ करते हैं एटीपी जनरेट करने के लिए, और इस तरह से जो है वो ये सर्वाइव करते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कोई और लिविंग सेल जो है उसके अंदर जो है ये सर्वाइव कर सकते हैं, बाहर बगैर किसी मतलब होस्ट के, किसी सेलुलर होस्ट के सर्वाइव नहीं कर सकते। इन्हें कहते हैं हम ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, मतलब इनके लिए ऑब्लिगेटरी मतलब कि मस्ट है कि ये किसी और लिविंग सेल को इन्वेड करें। अच्छा, अब इसकी जो है वो क्या जो है एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर क्लेमिडिया और रिकेट्सिया। ठीक है, इसके अलावा और आ जाते हैं हमारे पास एलिशिया हो गया या एनाप्लाज्मा हो गया। तो ये चार जो है वो एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, फिर लिविंगस्टन ने अगली बात की हुई, तो ये था ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। फिर आ जाते हैं कि ऑक्सीजन कौन से बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं, कौन से बैक्टीरिया ऑक्सीजन के बगैर नहीं सर्वाइव कर सकते। फिर वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के बगैर भी सर्वाइव कर सकते हैं और ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा अच्छे सर्वाइव कर सकते हैं। फिर वो बैक्टीरिया जिन्हें ऑक्सीजन से उनकी डेथ हो जाएगी, मतलब उन्हें ऑक्सीजन जो है वो उसके साथ सर्वाइव बिल्कुल नहीं कर सकते, दे हैव टू सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो अब सबसे पहले इसमें हमारे पास आ जाते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट एरोब्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं जो अगर उन्हें ऑक्सीजन ना मिले तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल में आ जाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। हमें पता है कि जो टीबी है वो हमेशा लंग्स को इफेक्ट करती है, और इसका आंसर हमें अभी मिल गया क्योंकि लंग्स आर रिच इन ऑक्सीजन, खास तौर पे जो एपिकल रीजन है। इसलिए जो प्राइमरी टीबी होती है उसका जो हमारे पास ग्रेनुलोमा होता है वो हमेशा जो है वो अपर लोब में या एपेक्स के पास होता है। तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव ही नहीं कर सकता, इसके पास और कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। तो इसे ऑक्सीजन तो चाहिए चाहिए, मतलब मस्ट है। फिर आ जाते हैं ऑब्लिगेट एनारोब। जब भी ऑब्लिगेट का वर्ड है ना, इसका मतलब है कि वो बैक्टीरिया उस चीज़ के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट था, वो आउटसाइड अ सेल जो है मतलब वो सिर्फ इंट्रासेलुलर ही सर्वाइव कर सकता था। अब आ जाते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स। ये भी नाम से पता चल रहा है कि इनके लिए एनारोबिक इन्वायरमेंट नेसेसरी है, मतलब कि विदाउट ऑक्सीजन, अगर इन्हें ज़रा सी भी ऑक्सीजन देंगे तो फिर इनकी सेल की डेथ शुरू हो जाएगी। इसमें आ जाता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। अब इसके क्लिनिकल कोरिलेट ये है कि जब भी जो है वो किसी को चोट लगती है और ज़ख्म होता है, तो अगर वो डीप पेनिट्रेटिंग वूंड है, ठीक है, लेट्स से कोई लेग में कोई नेल वगैरह चली गई उसके साथ, तो डीप पेनिट्रेटिंग मतलब नैरो सा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी। तो इसीलिए इधर रिस्क होता है ऐसे वूंड्स में कि क्लोस्ट्रीडियम टेटना की ग्रोथ होगी, और हमें जो है वो टेटनस का प्रोफाइलैक्सिस और वैक्सीनेशन एंटीटॉक्सिन देना पड़ता है। ऑक्सीजन रिच वूंड में जो है वो इसकी डेथ हो जाती है। फिर आ जाती है हमारे पास एक कैटेगरी जिनको हम कहते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव मतलब ये जो हैं वो ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा तो ये सर्वाइव कर लेंगे फर्मेंटेशन के प्रोसेस के ज़रिए, लेकिन अगर इन्हें ऑक्सीजन मिल जाएगा तो इन्हें एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल जाएगी, ज़्यादा अच्छा जो है वो डिवाइड करेंगे, मोर रैपिडली जो है वो ग्रो करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब दोनों में इनका गुजारा हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा इनके लिए अच्छी है। और अगर इन्हें ऑक्सीजन ना मिली तो ये फर्मेंटेशन करते हैं, वरना ऑक्सीजन मिल गई तो क्रेब्स साइकिल के जरिए जो है वो एटीपी जनरेट करते हैं। तो हमने कहा कि एटीपी नेसेसरी है एनर्जी की जनरेशन के लिए इन दीज बैक्टीरिया। अब एटीपी कैसे जनरेट होता है? सबसे पहले हमारे पास जो है वो एक शुगर होती है, और वो जो शुगर है वो कन्वर्ट हो जाती है पायरुविक एसिड में। ठीक है, अब क्या होता है कि पायरुविक एसिड अगर जो है वो एनारोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन नहीं है तो ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और अगर ऑक्सीजन है तो ये पायरुविक एसिड जो है वो क्रेब्स साइकिल में जो है वो चला जाएगा। तो ये दो पाथवे, ये दो जो है वो प्रोडक्ट पाथवेज हैं जिनमें पायरुविक एसिड जा सकता है। तो ये होगा एनारोबिक और ये होगा एरोबिक। या अगर फैकल्टेटिव एनारोब है तो विदाउट ऑक्सीजन वो फर्मेंटेशन कराएगा, विद ऑक्सीजन क्रेब्स साइकिल में भेजेगा पायरुविक एसिड को। तो जो प्रोसेस जिसमें शुगर बनी, फिर शुगर तो पहले से थी, सबस्ट्रेट था, फिर पायरुविक एसिड बना, फिर लैक्टिक एसिड बना, ये पूरा हमारे पास है फर्मेंटेशन का प्रोसेस। और जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है इसमें हमारे पास लैक्टिक एसिड बनता है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास पीएच कम हो जाता है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोसेस हो रहा है? उसके लिए हम इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं फिनोल रेड। ठीक है, जैसे ही इन्वायरमेंट एसिडिक होता है, मतलब लैक्टिक एसिड बन रहा है यानी कि फर्मेंटेशन हो रही है, तो ये जो है इसका कलर